अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.4 के लेक्चर नंबर 9 को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 से अपनी बात का आगाज कर रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि अगर y की वैल्यू बराबर है टेंजेंट इनटू 2 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें इसके बराबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन हमें ये चीज गिवन है। सबसे पहला काम देखो, प्रूफ डेट के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि देखो, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको पेपर के अंदर बैठे बैठे ही पता चल जाएगा आया आपकी नैया पार लगी है या नैया डूब गई है। यानी कि या तो आपके पूरे नंबर 5 में से 5 नंबर है, या तो आपको फेल हो गए उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको वो चीज प्रूव करके दिखानी है। अब देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे जो चीज गिवन है वहीं से अपनी बात का आगाज करूंगा। मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है? भाई, क्वेश्चन के अंदर मुझसे कहा जा रहा है कि देखो y की वैल्यू बराबर है किसके, y की वैल्यू बराबर है टेंजेंट इनटू 2 का 2 एज इट इज, आगे क्या आ रहा है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। सही है ना भाई? एक दफा क्वेश्चन को हमने एज इट इज उतार दिया। अब सबसे पहला काम, जो सबसे बुनियादी काम होता है वो क्या होता है? आप डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा भैया, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा x के रिस्पेक्ट से। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव साहब अप्लाई हो जाएंगे। इधर भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो जाएगा y के ऊपर, और इधर भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, अप्लाई हो जाएगा x के रिस्पेक्ट से। किसके ऊपर? टेंजेंट इनटू 2 का 2 एज इट इज, आगे क्या है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास dy बाय dx एज इट इज का एज इट इज, सही है ना? अब देखो, जब मैं टेंजेंट का डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव टेंजेंट पे अप्लाई हो रहा है। तो भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है हम सबको मालूम है कि भाई सिंपल तरीके से डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर के, है ना भैया? डेरिवेटिव में टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर। और जो भी मेरा टेंजेंट का एंगल आ रहा है, ये जो भी मेरा टेंजेंट का ये जो एंगल आ रहा है, ये एज इट इज का एज इट इज सेक स्क्वायर का एंगल बन जाएगा। सही है ना भैया? तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब मैं इस एंगल का डेरिवेटिव ले लूंगा। ये जो एंगल आ रहा है, हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सही है ना? तो भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या बन गया, ये आ गया dy बाय dx का dy बाय dx एज इट इज साथ साथ चलता रहेगा। और इधर क्या हो गया मेरे पास, इधर सिंपल तरीके से आ जाएगा सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा, हो सकता है हमारा कोई लेजेंड बच्चा हो, वो बोले सर इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं? खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूं बेटा, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि भाई ये कंप्लीट टर्म इस टेंजेंट का एंगल है, ये कंप्लीट टर्म इस टेंजेंट का एंगल है, और फिर ये x डिवाइडेड बाय 2 इस टेंजेंट इनवर्स का एंगल है फर्दर। सही है ना भैया? तो खुदारा आपने 2 से 2 को कैंसिल आउट नहीं कर देना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये 2 से 2 नहीं कट सकता, सही है ना? क्योंकि ये x डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट इनवर्स का एंगल है, जो कि इंटरनल एंगल आ रहा है, आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते ऐसे। सही है ना भैया? अच्छा, यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगा? अब देखो, डेरिवेटिव जब इस पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई हो रहा होगा तो कैसे अप्लाई होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, अगेन यहाँ पे खुदारा कोई बच्चा इस 2 से इस 2 को ना काट दे। भाई ये आपस में कट नहीं सकते, ये 2 एक कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो आप इसको उठा के बाहर लिख दोगे और सिंपल टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ले लूंगा। अब देखो, डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट इनवर्स का? टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म जो x डिवाइडेड बाय 2 है, मेरा क्या है, फंक्शन है, तो इस पूरी की पूरी टर्म का क्या ले लिया जाएगा, स्क्वायर ले लिया जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे कि फर्दर इस x डिवाइडेड बाय 2 का हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सही है ना भैया? तो चीजों को सिंप्लीफाई जरा कर देते हैं। तो भैया क्या बन गया, ये हो गया सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, आगे 2 का 2 एज इट इज टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। सही है ना भैया? आगे 2 का 2 एज इट इज आ रहा है। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और x डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, देखो हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है कांस्टेंट टर्म है। देखो, जब मैं x डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर डेरिवेटिव अगर अप्लाई करूंगा तो कैसे अप्लाई कर सकता हूं? मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, पहले लिख दिया जाएगा और सिंपल डेरिवेटिव x का ले लिया जाएगा, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, 1/2 आ गया। सही है ना भैया? अब क्या काम करेंगे, अब भाई यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाएगा। कैसे? कि देखो, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या मौजूद है, 1 ही मौजूद है ना भैया? तो एलसीएम ले लोगे। और इस 2 से मैं वैसे इस 2 को कैंसिल आउट अब कर सकता हूँ। सही है ना? इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि नीचे डिवीजन में आ रहा है।
ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारे पास बन गया सिंपल सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर इंटू टू का टू एज इट इज। आगे क्या आ गया, आगे आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू का एक्स डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पे आप सिंपल एलसीएम को अप्लाई कर देंगे। तो भैया एलसीएम अप्लाई कैसे होगा, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय फोर का फोर। देखो एलसीएम कैसे नीचे यहाँ पे ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहते हैं, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली टर्म अपने क्रॉस से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म अपने क्रॉस से मल्टीप्लाई होगी। तो फोर वन जार फोर हो गया, वन इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे डिवीजन में फोर आ गया। सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर एलसीएम को अप्लाई कर दिया। क्लियर है भैया यहाँ तक की बात, किसी बच्चे को कोई मसले की बात, कोई चिंता की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, हमने सिंपल तरीके से यहाँ तक का काम कर लिया। अब क्या काम करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो हमें ये बात मालूम है मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मैथ्स हमसे क्या कहती है कि भाई देखो, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत दफा पढ़ाई भी है कि भाई देखो मैथ्स के अंदर अगर कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, होल डिवीजन के नीचे जो होती है। तो क्या बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू वन बाई सी हो जाएगा, क्योंकि सी के नीचे कुछ भी नहीं है तो एज्यूम कर लिया गया वन है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय फोर प्लस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर के नीचे, तो होल डिवीजन क्या आ रही है, ये आ रही है, इसके नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। तो क्या बन जाएगा, वन का वन एज इट इज इंटू फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस का एक्स स्क्वायर। सही है ना भैया, सिंपल तरीके से हमारा ये इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम मैं अपनी टर्म्स को एक दफा एज इट इज लिख दूंगा। एक दफा मैं क्या करता हूँ भैया, अपनी टर्म्स को सिंपल तरीके से एक बेसिक फॉर्म में लिख देता हूँ। तो भाई मेरे पास यहाँ तक क्या क्वेश्चन आ गया, ये आ गया सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर इंटू टू का टू एज इट इज। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई टू का एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस का एक्स स्क्वायर। मगर देखो क्वेश्चन में जो चीज हमें प्रूव करनी है वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपकी एक नजर उस चीज पे भी होनी चाहिए जो आपको फॉर्म करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चीज फॉर्म करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्म करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही हो मेरे पास फोर इंटू वन प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या हो, वन प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें इस चीज के बराबर अपने क्वेश्चन को प्रूफ करना है। सही है ना भैया, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है भैया। कैसे कि अब देखो हम क्या काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज करूंगा। अब आप बोलेंगे सर बेसिक सा स्टेप कौन सा हो सकता है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि भाई जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के, इसी तरीके से वन प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, है ना भैया। बेसिक सी बात है, कोई मुश्किल बात इसके अंदर, नॉर्मल सी मैंने आपसे बात कर ली। तो भाई देखिए हम लोगों को ये बात मालूम है कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखो मेरे क्वेश्चन में मेरे पास ये सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस करवा दूंगा। ये जो सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, मेरा थीटा यानी कि एंगल है। तो मैं इस पूरी की पूरी टर्म को कन्वर्ट करवा सकता हूँ, चेंज करवा सकता हूँ। कैसे कि भाई देखो मुझे मालूम है सेक स्क्वायर थीटा कहीं पे आ रहा हो, सेक स्क्वायर एंगल कहीं पे आ रहा हो, उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, उसकी जगह पे लिखा जा सकता है वन प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एंगल। और देखो यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है टू इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू। सही है ना भैया, तो हमने क्या करा, सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करवा दिया किसके ऊपर, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर। और बाहर मेरे पास जो फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस का एक्स स्क्वायर मौजूद है वो एज इट इज का एज इट इज मौजूद है। अब क्या स्टेप करेंगे भाई, यहां तक का तो काम कर लिया। तो भाई देखो जरा गौर से क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू गिवन है, टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय टू, आप बोलोगे सर बिल्कुल मौजूद है। ये किसकी वैल्यू गिवन है, आपको y की। यानी कि अगर कहीं पे टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय टू आ रहा हो, उसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, y को रख सकता हूँ। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, देखो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर मुझे साफ तौर पे पता है, सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा भाई, क्वेश्चन के अंदर आपको y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय टू के बराबर। सही है ना भैया, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे अगर टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू आ रहा है, उसकी जगह पे आप y रख सकते हो। तो जरा क्वेश्चन को देखो, क्या यहाँ पे मेरे पास वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो भैया मैं टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू की जगह
जगह पे क्या रख सकता हूँ, y रख सकता हूँ। चूंकि यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है इसीलिए y पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और आगे क्या है, आगे मेरे पास मौजूद है 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। भाई ये वाली बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ क्या ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती। हमने क्या स्टेप किया, हमने कोई मुश्किल स्टेप नहीं करा, हमने आसान सा स्टेप करा। भाई क्वेश्चन के अंदर देखो मुझे y की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन के अंदर मुझे y की वैल्यू क्या गिवन है, टेंजेंट इनटू 2 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पे मेरे पास सिंपल टेंजेंट इनटू 2 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। मगर मसला क्या था कि भाई टेंजेंट पे स्क्वायर था तो कोई मसले की बात नहीं है, मैंने टेंजेंट इनटू 2 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे क्या रख दिया, y रख दिया, और जो स्क्वायर था ऊपर y के ऊपर एज इट इज आ गया। तो सिंपल तरीके से मेरी टर्म क्या बन गई, ये बन गई। अब आप इसको अगर तरीके से एक दफा लिख दो तो हम फाइनली वही चीज प्रूव कर चुके हैं जो क्वेश्चन में हमसे मांगी भी थी कि भैया dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी सिंपल तरीके से 4 इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर और नीचे डिवीजन के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। मुझे बताइए भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई चिंता की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात। पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो भाई इन क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सिंपल वे में। हमेशा आपने क्या करना है, सिंपल वे में अपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले को ओपन करना है। जैसे इस क्वेश्चन की खास बात ही क्या थी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल तरीके से एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि भैया एग्जामिनर कह रहा था y की वैल्यू अगर बराबर है टेंजेंट इनटू 2 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, इसको सिंपलीफाई करो। तो हमने बेसिक से ही तो काम करा, हमने क्या काम करा, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेके टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है सेक्स स्क्वायर, जो भी टेंजेंट के साथ एंगल था वो सेक्स स्क्वायर के साथ आ गया। और फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। तमाम चीजों को सिंपलीफाई करके फाइनली हम लोग यहां तक पहुंच गए। यहां तक का काम तो बड़ा सिंपल सा किया कि सारी चीजों को सिंपलीफाई करके यहां तक की वैल्यू को निकाल लिया। अब असल चीज आती है, असल चीज क्या आती है कि देखो मुझे मालूम है कि भैया सेक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, भैया 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक्स स्क्वायर थीटा के। तो अगर कहीं पे सेक्स स्क्वायर एंगल आ रहा हो तो वहां पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एंगल रख सकता हूँ। इसीलिए मैंने सेक्स स्क्वायर एंगल को रिप्लेस करवा दिया किसके साथ, 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर एंगल के साथ। दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने इस चीज को यूज करा, सिंपल तरीके से मेरे पास ये पर्टिकुलर टर्म बन गई। और अब जो टर्म बन रही है उसके अंदर क्या चीज है भाई, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन से आप रिप्लेस करवा दोगे। क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको y की वैल्यू गिवन होगी, उसे रिप्लेस करवा दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, तीनों का पैटर्न यही है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपने डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करोगे, सही है ना। और तीसरा स्टेप क्या है इन तमाम क्वेश्चंस का, कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर रिप्लेस करवाना है। क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। क्वेश्चन में जो टर्म गिवन होगी उसे रिप्लेस करवा देंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को इसी पैटर्न पे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया, बाखुदा आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी इजीली चुटकी बजा के समझ में आ जाएंगे। बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई चिंता की बात, मुझे बताइए भाई क्या मुश्किल है इसमें। बताओ भाई इजी है कि इजी नहीं है, आप लोग बोलोगे इजी है, भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भैया मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस 100% के हैं, सही है ना भैया। जिन क्वेश्चंस को मैं मार्क करवाता हूं उन क्वेश्चंस को आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अक्सर बच्चे बाद में मुझसे गैस पेपर मांगते हैं, बेटा मेरा कोई गैस पेपर नहीं होता, मेरा गैस पेपर मेरे लेक्चर्स के अंदर आने वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बड़ी मेहनत से सॉल्व करवा रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास y डिवाइडेड बाय x, इफ y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y, कहता है आगे प्रूफ करके बताओ किसके बराबर, कहता है प्रूफ करके बताओ कि dy बाय dx की वैल्यू होगी y डिवाइडेड बाय x के बराबर। कोई मसले की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। भाई सबसे पहला स्टेप तो आप तमाम शागिर्दों को याद हो जाना चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार दीजिए। क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, एक दफा एज इट इज उतार दिया। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा कैसे, कि मुझे मालूम है यहाँ पे y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y आ रहा है। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं टेंजेंट इनवर्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देता हूँ, सिर्फ टेंजेंट इनवर्स को। हमें ये बात मालूम है कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर एक साइड से दूसरी साइड मूव करता है तो हमेशा उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर वो इनवर्स है तो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, और नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है ना भैया। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x इक्वल टू के बाद सिंपल x डिवाइडेड बाय y। तो हमने क्या स्टेप करा, हमने टेंजेंट इनवर्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया। ऐसा हमने इसलिए करा ताकि जब अभी हम डेरिवेटिव को अप्लाई करें तो हमारे लिए चीजों को सॉल्व करना आसान बन जाए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर देता तो डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई करना मुश्किल
मुश्किल का काम हो जाता। क्यों मुश्किल हो जाता? क्योंकि देखो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स को सिंप्लीफाई करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने काम कर दिया। अब फाइनली मैं क्या कर लूंगा, अब फाइनली मैं कर दूंगा डेरिवेटिव को अप्लाइंग। तो क्या लिखा जाएगा, देखो स्टेप बाय चलना है, एक एक स्टेप आपको करवाता हूँ, स्टेप को खुदारा तरीके से करना है। अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। तो भैया सिंपल तरीके से डेरिवेटिव इधर भी अप्लाई हो जाएगा, इस पूरी टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x के ऊपर। सिमिलरली हमारा जो डेरिवेटिव साहब है वो इस x डिवाइडेड बाय y के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, सही है ना भैया? तो डेरिवेटिव को हमने बाकायदा दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव तो सिंपल वे में अप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, तमाम लोगों को आइडिया है भाई। टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सेक स्क्वायर के बराबर होता है ना भैया। और जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज लिख दिया जाएगा। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। कि अब आपको आगे जाके डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, y डिवाइडेड बाय x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि y डिवाइडेड बाय x दो फंक्शन है और दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिवीजन फॉर्मूला होगा। सिमिलरली इक्वल टू के दूसरी तरफ भी देखो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x डिवाइडेड बाय y के ऊपर। तो ये दो फंक्शंस हैं, x एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, y एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, सही है ना? याद रखिएगा नॉर्मली फंक्शंस क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ए बी और सी, सही है ना भैया? तो यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हमें मालूम है भैया डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, डिवीजन फॉर्मूला कहता है नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर ले लो, नीचे वाली टर्म को ऊपर एक बार एज इट इज लिखो और फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, बीच में साइन लगाओ माइनस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, सही है ना भैया? अच्छा भाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सेक्स स्क्वायर का सेक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज का एज इट। सिंपल तरीके से अब क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल वाई डिवाइडेड बाय एक्स पे डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। अब देखो ये जो वाई डिवाइडेड बाय एक्स आ रहे हैं, दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जिन पे डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो अगेन यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव लेंगे, बेसिक वे के अंदर कि भैया देखो सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर ले लिया जाएगा, नीचे वाली टर्म को ऊपर एक बार एज इट इज लिख दोगे, फिर ऊपर वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव ले लोगे, बीच में साइन लगाओगे माइनस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। और इक्वल टू के इस तरफ इनको सिंप्लीफाई कर दो कि नीचे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया, ऊपर y का y आ गया, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या हो गया, 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे नेगेटिव के साइन के बाद x का x एज इट इज। और dy बाय dx को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको मैं एज इट इज का ही एज इट इज रहने दूंगा, सही है ना भैया? यहाँ तक की बात तो हमारी बहुत सिंपल सी हो गई, यहाँ तक तो हमने कोई मुश्किल सी बात ही नहीं करी। अब आगे भी सेम तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाते हुए लेके चलेंगे कि भैया देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे सिंपल तरीके से सेक्स स्क्वायर का सेक्स स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x का y डिवाइडेड बाय x एज इट इज। आगे क्या हो गया भैया, इधर नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज मौजूद है, इधर क्या हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, क्यों देखो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस के साइन के बाद वाई का वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू के साइन के बाद देखो क्या है, वाई माइनस का एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और नीचे डिवीजन का वाई स्क्वायर एज इट इज। यहाँ तक की तो हमारी सारी बातें नॉर्मल वे में सिंप्लीफाई हो गई, यहाँ तक की सारी बातें तो हमारी नॉर्मल वे के अंदर इजी पीजी हो गई। अब क्या काम करें भैया, अब मुश्किल चीज बनती जा रही है, अब क्या काम करें सर, अब तो मुश्किल लग रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, इसको फर्दर सॉल्व करवा सकता है कैसे, कि भाई देखो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करवाने के लिए अगेन बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बेसिक टेक्निक को यूज करूंगा। क्या टेक्निक होगी कि देखो अगेन मेरे पास सेक्स स्क्वायर आ रहा है और सेक्स स्क्वायर के साथ उसका एक एंगल मौजूद है, तो मुझे मालूम है कि भैया हमारे पास 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एंगल किसके बराबर होता है, 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एंगल बराबर होता है सेक स्क्वायर एंगल के। तो भाई देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एंगल मौजूद है, इसको रिप्लेस करवा दिया जाएगा किसके साथ, 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर एंगल के साथ। 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज, जो भी सेक स्क्वायर का एंगल आ रहा है वो एज इट इज टेंजेंट स्क्वायर का एंगल बन जाएगा। तो भैया सिंपल क्या हो गया, वाई डिवाइडेड बाई एक्स एज इट इज आ गया। और ये जो ये वाली टर्म चल रही है एज इट इज साथ साथ अभी रहने देंगे, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी एक्स एज इट इज माइनस का वाई एज इट इज का एज इट इज और नीचे डिवीजन का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज। इक्वल टू के साइन के बाद देखो मेरे पास क्या है, इक्वल टू के साइन के बाद वाई माइनस का एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और नीचे डिवीजन के वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज। ये काम भी कर लिया हम तमाम लोगों ने, किसी बच्चे को कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से यहाँ तक की बात भी कर ली। अब मैं एक स्टेप और यूज करूंगा और वो एक स्टेप क्या होगा कि अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हमेशा हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको y की एक ना एक वैल्यू गिवन होगी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गौर
से देखो क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू गिवन है कोई, तो उस y की वैल्यू को हम रिप्लेस करवाएंगे, यानी कि क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू गिवन है उस पर्टिकुलर टर्म को रिप्लेस करवाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या वैल्यू गिवन थी, जरा गौर से देखो। क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या कहा जा रहा था कि y डिवाइडेड बाय x बराबर है किसके, टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y के। यानी कि अगर कहीं पे टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y आ रहा है, मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाय x। बात समझ पा रहे हैं? अगर कहीं पे हमारे पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y, तो उसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, y डिवाइडेड बाय x। सिमिलरली मैंने इस टर्म को थोड़ा सा रिफ्रेश करवाया था, रिफ्रेश करवा के टर्म कुछ ये बन गई थी। तो हमने क्या कहा था, अगर कहीं पे टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x आ रहा है, उसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय y। यानी कि जो ओरिजिनली मुझे क्वेश्चन गिवन था वो क्या गिवन था, y डिवाइडेड बाय x की वैल्यू गिवन है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y के, सही है ना? तो अगर कहीं पे मुझे y डिवाइडेड बाय x दिखता है, तो मैं वहां पे टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y लिख सकता हूँ। या अगर मुझे कहीं पे टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y लिखता है, तो मैं वहां पे y डिवाइडेड बाय x रख सकता हूँ। और फिर मैंने इसी टर्म को हमने सिंप्लीफाई करवाया था टेंजेंट इनवर्स को दूसरी तरफ बेच के। तो हमने कहा था कि देखो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इंटू y बाय x की वैल्यू आ गई x डिवाइडेड बाय y के। तो सिमिलरली देखो मैं नीचे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ऊपर ये कहा हुआ है कि भैया हमारे पास टेंजेंट टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x किसके बराबर है, टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x बराबर है x डिवाइडेड बाय y के। भाई हमने जब ऊपर क्वेश्चन जो मुझे गिवन था उसको जब मैंने सिंप्लीफाई करवाया, तो ये वैल्यू आई थी ना कि टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय y के। तो भैया अगर कहीं पे देखो मेरे पास, अगर कहीं पे मेरे पास टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x आ रहा हो, तो क्या मैं उसको रिप्लेस करवा सकता हूँ x डिवाइडेड बाय y से? बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो भैया क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, क्वेश्चन मेरा बन गया वन का वन एज इट इज प्लस का साइन। देखो स्क्वायर को भी इग्नोर कर दो, स्क्वायर आखिर में लगा लेंगे। टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय y को, और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ गया स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर दोनों टर्म्स के पास चला जाएगा। अच्छा भैया इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है मेरे पास, ये मौजूद है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y एज इट इज, और नीचे डिवीजन में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, इक्वल टू के बाद मौजूद है y माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे डिवीजन के अंदर y स्क्वायर का y स्क्वायर एज इट इज, है ना भैया? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेके देखो, इस वन के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है क्या है, वन मौजूद होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या ले लूंगा, एलसीएम। अब एलसीएम बहुत तरीके से ले सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, सही है ना भैया? तो यहाँ पे देखो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो बाहर जो पावर का स्क्वायर होगा दोनों टर्म्स के पास जाएगा ना, तो हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे। भाई ये स्क्वायर ऊपर वाले टर्म के पास भी जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर नीचे वाले टर्म के पास भी जाएगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो अब सिंपल नीचे एलसीएम ले रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है, नीचे वाले टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो नीचे आ गया वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर ऊपर वाले वन से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया, और फिर ये वन जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया। आगे देखो मेरा बेटा, आगे क्या है, आगे सिंपल तरीके से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y एज इट इज, और नीचे डिवीजन के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद देखो मेरे पास क्या चीज बन रही थी, इक्वल टू के बाद मेरे पास मौजूद था y माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे डिवीजन के y स्क्वायर का y स्क्वायर। तो गौर से देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो भैया ये नीचे वाली दो टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और इक्वल टू के इस तरफ भी क्या आ रहा है, y स्क्वायर। तो इस y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये काम कैसे हो रहा है, जरा एक्सप्लेन कर दे, समझ में नहीं आया। तो भाई मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 2 into 3, इसके नीचे 7 मौजूद है, इसके नीचे मौजूद है लेट सपोज 9, सही है, आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। इक्वल टू के इस तरफ आपके पास मौजूद है 6 डिवाइडेड बाय 7। देखो क्या ये 7 7 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। क्यों काट सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे टर्म्स चूंकि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो भैया ये टर्म्स और ये टर्म आपस में दूसरे को क्या कर सकती है, कैंसिल आउट कर सकती है। इससे फायदा क्या हुआ कि भाई हमारी ये वाई स्क्वायर वाली टर्म्स क्या हो गई, आपस के अंदर कैंसिल आउट हो गई, आपस में क्या हो गई मेरा बेटा, कैंसिल आउट हो गई। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकते हैं हम लोग, सही है ना भैया? अच्छा भाई यहां तक की बात तो हमारे पल्ले पड़ गई, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस टर्म को एक दफा डायरेक्टली लिख दो तो क्या बन गया, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। आगे देखो आगे क्या बन गया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का वाई एज इट इज, और नीचे होल डिवीजन के एक्स स्क्वायर अभी भी मौजूद है। इक्वल टू के बाद देखो अब क्या बच गया, इक्वल टू के बाद बच गया वाई माइनस का एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ, देखो ये एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके क्या करवा दिया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। वहां पे जाके इसको क्या करवा देंगे मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, आसान हो सके, सही है ना भैया? तो अब देखो ये क्या वैल्यू बन गई, इधर मेरे पास सिंपल वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज,
यहां पे आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का dx एज इट इज माइनस का y एज इट इज। देखो ये एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरा बेच के क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर बेसिकली वहां पे आके मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ y माइनस के x इंटू डी वाई बाई डी एक्स के साथ। अब क्या करेंगे, अब देखो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये एक्स स्क्वायर अंदर वाली दोनों टर्म से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भैया हमारी जो टर्म बन रही होगी उस टर्म को सिंप्लीफाई करवाते हुए लेके चल देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भी आप हम ब्रैकेट को ओपन करवा सकते हैं कि देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना, ताकि ब्रैकेट्स यहाँ पे भी ओपन अभी करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और आगे माइनस का साइन, फिर ये वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर सिंपल इस वाई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू के बाद देखो ये एक्स स्क्वायर बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चला जाएगा तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस का, देखो एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब के बराबर आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स का dx एज इट इज। तो इस तरीके से हमने अपने आधे से ज्यादा क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करवा लिया। देखो यहां तक कोई बात मुश्किल की नहीं है, खुदारा आप में से कोई बच्चा अगर ये समझ रहे ना क्वेश्चन बड़ा मुश्किल आ रहा है, मेरा प्यारा बेटा क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन, लिटरली बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन बस हो रही है, सही है ना भाई, यहां तक का काम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से वो तमाम टर्म्स जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उनको एक साइड पे कर देंगे और वो टर्म जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा उनको एक साइड पे कर देंगे। देखो भाई इस टर्म के साथ इस पूरी टर्म के साथ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ये पहले से एक साइड पे है, और इस टर्म के साथ देखो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो इसको उठा के इस साइड पे लेकर आ जाऊंगा इक्वल टू के, और बाकी तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे ताकि फिर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके अपना आंसर निकाला जा सके। क्या कहा, अभी समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का एक्स एज इट इज, आगे क्या है, आगे मेरे पास सिंपल डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म हो जाएगा। और इक्वल टू के बाद पहले से क्या मौजूद था, पहले से मौजूद था एक्स स्क्वायर वाई, जब ये वाली टर्म इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगी प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वाई। तो हमने क्या काम करा भाई, हमने सिंपल तरीके से वो तमाम टर्म जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था उनको एक साइड पे कर दिया, और वो तमाम टर्म जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा था उनको एक साइड पे लेके चले गए, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। अब क्या कर सकते हैं भैया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, कि देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को एक ही दफा क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। हम क्या ले लेंगे यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स को एक ही दफा कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लूंगा तो भैया ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, अच्छा देखो अगर आप, चलो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपल तरीके से, क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स और प्लस का क्या है एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, सही है ना भैया, हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकता हूँ कि अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करवा दूं तो भाई ये बाहर वाला जो y है इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा प्लस का वाई क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सही है ना भैया, y दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करूंगा, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे डिवाइड हो सकती है, मगर उससे पहले एक स्टेप में और कर सकता हूँ कि देखो डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, कि भाई इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देता हूँ कि जो x मौजूद है अंदर वाली दोनों टर्म से आके सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, आगे क्या हो गया प्लस का एक्स क्यूब, सही है ना भैया, सिंपल तरीके से देखो एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन गया और बाहर वाला एक्स क्यूब एडिटिस का एडिटिस मौजूद है, इक्वल टू के इस तरफ देखो क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर वाई, सही है ना। और देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, दो एक्स स्क्वायर वाई आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल टू एक्स स्क्वायर वाई के बराबर, आगे प्लस का वाई क्यूब एडिटिस का एडिटिस। मेरा प्यारा बेटा देखो ए प्लस का ए किसके बराबर होता है, ए प्लस का ए टू ए के बराबर होता है ना, सिमिलरली देखो ये एक वेरिएबल आ रहा है ये एक वेरिएबल आ रहा है, दोनों को ऐड करवा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा टू का इजाफा हो जाएगा, सही है ना भैया, सिंपल सी बात कर ली हम लोगों ने। अब सिंपल तरीके देखो ये पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे डिवाइड करवा दीजिए, तो हमारे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, देखो ऊपर क्या टर्म मौजूद है, ऊपर मौजूद है टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब एज इट इज का एज इट इज, और नीचे डिवीजन के अंदर देखो, नीचे डिवीजन में क्या बन गया, ये वाली टर्म देखो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे आके डिवाइड हो जाएगी, जाहिर सी बात है बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नीचे क्या आ गया वाई स्क्वायर एक्स का वाई स्क्वायर एक्स, और ये देखो एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब क्या बन जाएगा प्लस का टू एक्स क्यूब। तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताएं किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई चिंता की बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूरे
क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिखने में खाली मुश्किल लग रहा है, बट बाखुदा मैंने एक एक आपको कॉन्सेप्ट करके बताया किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। बच्चों वाली चीज आपके लिए बन गई होगी, मुश्किल चीज नहीं है। देखो क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय y। सही, ये क्वेश्चन आपको गिवन था। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहला स्टेप हमने इस क्वेश्चन में क्या काम करा, क्वेश्चन को एक दफा एडिट लिखा, फिर मैंने टेंजेंट इनवर्स वाली चीज को दूसरी तरफ सेंड कर दिया, ताकि वो टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाए, नॉर्मल टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। इससे मेरे पास एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई टेंजेंट y डिवाइडेड बाय x किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय y के। अब इस टर्म को लेके हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना निस्बतन आसान होगा। सही है ना भैया? हमने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात ही क्या थी, इस क्वेश्चन की खास बात ये है, इस क्वेश्चन के अंदर जो टेंजेंट का एंगल आ रहा है ना, उसके अंदर भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, और इक्वल टू के इस तरफ जो वैल्यू है उसमें भी दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। कोई मसले की बात नहीं है। तो भैया यहाँ पे भी हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया, और जब डेरिवेटिव एंगल पे अप्लाई किया, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव जब एक्स डिवाइडेड बाय वाई पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे अलग डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। बेसिक वे में सिंप्लीफिकेशन करते हुए लेके चले, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या स्टेप परफॉर्म किया था कि सेक स्क्वायर वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, मालूम है हमें ये बात कि भैया हमारे पास वन प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो भाई यहाँ पे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा आ रहा था, मैं इसको चूंकि क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन जो चीज मुझे बनाने के लिए दी हुई है मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो चीज प्रूफ करनी है मैं उसके ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो भैया मैंने सेक स्क्वायर को क्या करवा दिया, कन्वर्ट करवा दिया। इसलिए कन्वर्ट करवाया क्योंकि क्वेश्चन में मुझे टेंजेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। अगर मैं इसको सेक स्क्वायर में ही रखता, किसी बच्चे के जहन में हो सकता है क्वेश्चन यार सर सेक स्क्वायर में ही रखें तो क्या फर्क पड़ेगा, बेटा अगर मैं इसको सेक स्क्वायर के अंदर ही रखूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे क्वेश्चन में कहीं पे भी सेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये एज इट इज अनसॉल्व ही रहता। तो हमने इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करा कि भैया सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करवा दिया टेंजेंट के अंदर, ताकि फाइनली मैं यहाँ पे टेंजेंट जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है उसको रेप्लिकेट करवा सकूं, उसको क्या रिमूव करवा सकूं, उसको मैं सिंपल तरीके से उसकी वैल्यू को यहाँ पे एलिमिनेट करवा सकूं, उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करवा सकूं। कोई भी अल्फाज ले लो, सही है ना, बेतहाशा डिक्शनरी के अंदर अल्फाज मौजूद हैं। तो मैंने क्या करा, टेंजेंट y डिवाइड बाय x जिसकी वैल्यू मुझे ऊपर गिवन थी, उसको फाइनली जो क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था किसके बराबर है, x डिवाइड बाय y के। तो इस टेंजेंट y डिवाइड बाय x की जगह पे मैंने क्या लेकर आ गया, x डिवाइड बाय y को लेकर आ गया। और फिर सिंपल तरीके से हम लोगों ने बेसिक काम करा, फिर तो बहुत ही आसान सा काम करा यार। फिर तो हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन करी, एलसीएम लिया, काटम पीटी करी, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल तरीके से फिर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, नॉर्मल टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, और फाइनली dy बाई डी एक्स की फॉर्म में अपने आंसर को रेप्लिकेट करवा लिया, निकाल लिया। एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है मेरा प्यारा बेटा। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपके भी 100 नंबर है तो खुदारा स्टेप्स मत छोड़िएगा, स्टेप्स प्रॉपर्ली परफॉर्म करो, रट्टे नहीं मारने की जरूरत है। ये क्वेश्चन रट्टे वाले हैं भी नहीं। इन क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 4 से 5 दफा एक क्वेश्चन आपके जहन में नहीं बैठेंगे। तो अगर बाकी क्वेश्चन को 10 दफा प्रैक्टिस करो तो इस क्वेश्चन की एटलीस्ट 50 दफा प्रैक्टिस करनी है मेरा बेटा। अगर बाकी क्वेश्चंस की 10 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस क्वेश्चन की एटलीस्ट 50 दफा प्रैक्टिस करनी है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, निस्बतन आसान सा क्वेश्चन है, सही है ना, पेपर में ज्यादा आने के चांसेस कम है मगर आ भी सकता है, बट क्वेश्चन नंबर 11 जितना इंपॉर्टेंट था उतना नहीं है भैया। अच्छा भाई देखो क्या कह रहा है, कहते हैं भाई अगर y की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन हो टेंजेंट इनटू a टेंजेंट इनवर्स x, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dy बाई dx माइनस का a इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर होगा 0 के। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहला काम हर अच्छे बच्चे ने क्या करना है, क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिख देना है। भाई क्वेश्चन को एक दफा मैंने क्या कर लिया, एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया, बहुत नॉर्मल सी बात है, कर दिया भैया। अब क्या करेंगे, फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा। सिंपल तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव इस टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा और डेरिवेटिव फाइनली हमारे पास इस टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। सही है ना भैया, डेरिवेटिव हमारे पास दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव को सिंपल तरीके से अप्लाई कर दिया, कर दिया भैया। क्या मसले की बात है इसके अंदर, बताओ भाई। लोग कहते हैं मुश्किल है, मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है, बताओ भाई, ईमान से बताओ, आसान है कि आसान नहीं है? आप बोलोगे आसान है, भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, सही है ना भैया। तो अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स। आपके दोस्त परेशान बैठे होंगे डेरिवेटिव को लेके, उनसे शेयर करिएगा भैया लेक्चर्स को, सही है ना भाई, उनसे शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा सर हाशिम का ई कैट एमडी कैट बैच स्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ पे बाय द वे ई कैट लिख दिया, ई कैट होगा, है ना भाई। ई कैट एमडी कैट बैच स्टार्ट हुआ है, अपने दोस्तों को बताइएगा भाई बैच में ज्वाइन करें लाजमी तौर के ऊपर। वो किसी कोचिंग माफिया के पास जाएंगे, 70,000 रुपए माँ बाप के पैसे हराम करेंगे, उसके बहुत बेहतर ये कि आप 6,500 रुपए में कंप्लीट एप्टीट्यूड की तैयारी करो। या फिर अगर वो भी नहीं करना चाहते तो उससे बहुत बेहतर है कि सर हाशिम में फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाले हुए बेटा एप्टीट्यूड के। तुम नस की तैयारी करना चाहते हो, फास्ट की तैयारी करना चाहते हो, आईबी की तैयारी करना चाहते हो, अब तुम्हें किसी कोचिंग सेंटर के मंजन और चूरन में आने की जरूरत ही नहीं है, आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। मैंने वो तमाम लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, सही है ना भैया। तो खैर वापस आते हैं,
भाई डेरिवेटिव अप्लाई करना है किसका, टेंजेंट इनटू ए टेंजेंट इनवर्स एक्स का। सिंपल वे में अप्लाई कर लेंगे, मसले की बात थोड़ी है भैया। टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, सेक स्क्वायर के बराबर। जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज का एज इट इज लिख दिया जाएगा एक दफा। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। बात आगे कैसे बढ़ेगी, डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा किसका, डेरिवेटिव एंगल का ले लिया जाएगा। तो ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल सा। सही है ना भैया। सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, यहां पर क्या आ गया ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स का एक्स एज इट इज। अब देखो भाई इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे लूंगा, इस टर्म का डेरिवेटिव देना बेतहाशा आसान काम है, बच्चों वाला काम। देखो एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, पहले आ जाएगा। सिंपल टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। और फिर जब फंक्शन चूंकि एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लूंगा तो वैसे ही 1 बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या काम करेंगे भाई, देखो अब सिंपल तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन में दी गई वैल्यू के बराबर अपनी चीज को प्रूव करवाना है तो आई मस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई मुझे सेक स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। किससे रिप्लेस करवाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग सॉरी एज वी नो डेट, क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, एज वी नो डेट। देखो ये बेसिक चंद जुमले होते हैं इंग्लिश के जो आपको पेपर में लिखने होते हैं भाई, क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश नहीं है, कोई सीएसएस की इंग्लिश नहीं है, कोई मैं आपसे कह रहा हूं बेसिक जुमले की आपसे फरमाइश कर रहा हूं। अगर चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेना तो भाई ये स्टेप आपको लाजमी करने पड़ेंगे। एज वी नोडेट लिखेंगे, उसके बाद सिंपल फॉर्मुला लिखो। डायरेक्टली फॉर्मुला लिखोगे एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा। अगर अच्छे बच्चे हो, अगर चाहते हो अच्छे नंबर लेना तो डायरेक्टली फॉर्मुला मत लिखना, पहले लिखो एज वी नोडेट। एज वी नोडेट लिखने में कितना टाइम जाएगा, 2 सेकंड जाएंगे। सही है ना भाई। एज वी नोडेट 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो भैया यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि सेक स्क्वायर एंगल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिंपल तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज। और जो भी सेक स्क्वायर का एंगल आ रहा है वो एज इट इज टेंजेंट स्क्वायर का एंगल आ जाएगा इनटू ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। और आगे मेरे पास ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। अब क्या काम करेंगे भाई, अब किया जाएगा रिप्लेसमेंट का काम। कैसे रिप्लेसमेंट का काम, देखो क्या आपको टेंजेंट इनटू ए टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू गिवन है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल गिवन है। यानी कि ए टेंजेंट इनटू ए टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो मेरा प्यारा बेटा इधर देखो ना, क्या कुदरत का करिश्मा है कि टेंजेंट इनटू ए टेंजेंट इनवर्स एक्स गिवन है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल वाई आ जाएगा। टेंजेंट इनटू ए टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। मगर चूंकि स्क्वायर था इसलिए वाई पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में बेशक आप बंद कर दो, इसको बेशक आप क्या कर दो, हिफाजती हिसार में बंद कर दो जिसको ब्रैकेट कहा जाता है। और बाहर ए इन डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इसका एज इट इज मौजूद है। अब इसको फर्दर थोड़ा सा तरीके से लिख दो अच्छी अल्फाजों में। कैसे बन जाएगा, सिंपल तरीके से ए इंटू ऊपर क्या आ गया, ऊपर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ए इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है। क्वेश्चन क्या हो गया भैया, सॉल्व हो गया। तो भाई कहने का मकसद क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आज की क्लास में इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा, नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊंगा कि मेरा बेटा वहां पे चेन रूल का कॉन्सेप्ट है। आपकी इस नई किताब की खास बात यह है कि सिंध बोर्ड की इस किताब की, इसके अंदर माशाल्लाह से उन्होंने सारी एक्सरसाइजेस को मर्ज करके एक ही एक्सरसाइज में डाल दी है। इस मतलब एक्सरसाइज 3.4 के उन्होंने इतनी लंबी एक्सरसाइज बना दी है, इसमें जो पुरानी किताब थी हमारी उसमें लिमिट की एक्सरसाइज डिफरेंट थी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की वो भी इसमें आ रही है, चेन रूल की एक्सरसाइज डिफरेंट थी वो भी इसमें आ रही है, हमारे पास इंटीग्रल बेस्ड डेरिवेटिव यानी कि एडवांस डेरिवेटिव की एक्सरसाइज डिफरेंट थी वो भी इसमें आ रही है। सही है ना भैया, तो इसलिए लंबी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.4 लंबी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइज है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट के अंदर लाजमी एक्सरसाइज दे रही होगी, नहीं तो डिटेल में एक क्वेश्चन लाजमी देगी आपको, एक शॉर्ट में एक डिटेल के अंदर, ये कंफर्म है। और एमसीक्यूज इससे बेतहाशा आ रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं कि एक्सरसाइज बेतहाशा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सही है ना भैया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने चेन रूल को स्टार्ट करना है। चेन रूल चूंकि एक मजे की चीज होती है, मैं नहीं चाह रहा था इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे खराब करूं, सही है ना भाई, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं करवा रहा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, लेक्चर खुद भी देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने जानने वालों से भी शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करना है, और अपने दोस्तों को बताना है कि अगर वो एप्टीट्यूड के लिए परेशान चल रहे हैं तो भाई खुदारा किसी कोचिंग के, किसी कॉलेज के, किसी के फजूल मंजन के अंदर नहीं जाना भाई। 70,000 रुपए ले रहे हैं कोचिंग वाले फीस, एप्टीट्यूड पढ़ाने की नस्ट की फीस। सही है ना भाई, खुदारा अपने माँ बाप पे रहम करो, इतनी मुश्किल के अंदर उनको मत डालो। फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा मैंने यूट्यूब पे सब कुछ डाला हुआ है, मैंने एप्टीट्यूड की तमाम प्लेलिस्ट डाली हुई है, फास्ट के लिए, नस्ट के लिए, आईबीए के लिए, ईकेट के लिए, एमडी कैट के लिए। सही है ना भाई। तो आप बेसिक मैथ
मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो, आप एडवांस मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो, आप नस की, फास्ट की, आईबीए की, एनईडी की, यूईटी की, कॉमसेट की तैयारी करना चाहते हो, मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। नहीं तो अगर आप पेड बैच में आना चाहते हो, कोई मसले की बात नहीं, मैंने उसकी फीस भी बहुत कम रखी हुई है। कंप्लीट ईयर की फीस 6,500 रखी हुई है, पूरे साल की फीस। पूरे साल जो कोचिंग सेंटर वाले 17,000 लेंगे तुमसे एप्टीट्यूड के, मैंने वही चीज 6,500 में डिलीवर कर रहा हूँ बच्चों को। सही है ना भैया? तो उसको किस तरह ज्वाइन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई मसले की बात हो, कोई परेशानी की बात हो, मुझसे पूछ सकते हो वहां पे। कोई आपकी कंफ्यूजन है, कोई आपके माँ बाप को कंफ्यूजन है, वो भी मुझसे क्लियर कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। मगर व्हाट्सएप के ऊपर खाली मैसेज करिएगा, खुदारा कॉल करने की नीड नहीं है। सही है ना? मैं कॉल पिक नहीं कर रहा होता खुदारा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आई रियली नीड दोस पर्टिकुलर दुआएं। सही है ना? जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।